Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Here is Asif Ali, your Amazon virtual assistant trainer. Welcome to Amazon virtual assistant. आज का हमारा पहला लेक्चर है बेसिक नॉलेज ऑफ ई कॉमर्स एंड अमेज़ॉन और ई कॉमर्स का जो बेसिक नॉलेज है वो हम आप लोगों को बताएंगे कि ई कॉमर्स क्या है, अमेज़ॉन क्या है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और इसको फर्दर हम लोग आगे फिर ब्रीफली एक्सप्लेन करते जाएंगे। ई कॉमर्स क्या है? हम फिज़िकली कोई भी चीज़ किसी शॉप से परचेज़ करते हैं या किसी को भी सेल करते हैं तो वो होती है कॉमर्स, फ़ेस टू फेस फ़िज़िकल जो हम चीज़ परचेज़ करते हैं। और ई कॉमर्स क्या होती है? हम ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ सेलिंग एंड बाइंग थ्रू इंटरनेट। हम ऑनलाइन कोई भी चीज़ सेल करते हैं या परचेज़ करते हैं उसको कहते हैं ई कॉमर्स, इंटरनेट कॉमर्स। जैसा कि दराज़ हो गया, ऑनलाइन हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो ये होती है इंटरनेट कॉमर्स। वहाँ से हमें चीज़ हम ऑर्डर करते हैं, चीज़ वो हमें अवेल हो जाती है। तो हमारी ये होती है इंटरनेट ऑनलाइन जो हमारी डीलिंग्स होती है ना परचेजिंग एंड सेलिंग की, वो होती है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स 3 टाइप्स की होती हैं, B2B, B2C, C2C। B2B क्या होता है? B2B होती है बिज़नेस टू बिज़नेस डीलिंग्स, B2C होती है बिज़नेस टू कस्टमर डीलिंग्स और C2C होती है कस्टमर टू कस्टमर डीलिंग्स। ई कॉमर्स की फर्स्ट टाइप है B2B ई कॉमर्स, सेलिंग एंड बाइंग बिटवीन बिजनेस टू बिजनेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है या हम लोग कोई भी फिज़िकल बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, किसी फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ से हम अपने लिए सामान लेके आते हैं क्योंकि हमने वो चीज़ आगे सेल करनी होती है। जो फैक्ट्रीज़ वाले होते हैं वो सामान किन को देते हैं? ओब्वियसली उनके पास सामान होता है, बल्क में इकट्ठा सामान वो बनाते हैं, तो वो आगे जिन्होंने बिज़नेस चलाना होता है वो उनको सामान सेल करते हैं। मैंने अगर टी शर्ट का बिज़नेस चलाना है तो मैं किसी टी शर्ट वाली फैक्ट्री में जाऊँगा और उनको जाके बताऊँगा अपनी डिमांड के मैंने ये चीज़ें सेल करनी है आगे, तो वो उसी हिसाब से वो हमें सामान जो है वो देंगे और हम लोग क्या करेंगे, वो आगे ले जाके कस्टमर्स को सेल करेंगे वो चीज़। हमने अपना बिज़नेस चलाना है तो हमने अपना बिज़नेस चलाने के लिए फैक्ट्री से सामान लिया है, उस बिज़नेस से सामान लिया है, तो ये हुई है B2B कॉमर्स। अब B2B ई कॉमर्स क्या है? अलीबाबा फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोगों ने अमेज़ॉन पे हमारा ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है, तो हम लोगों ने स्टोर बना लिया, उसमें हमने परफ्यूम रख लिए हैं कि हमने परफ्यूम सेल करना है, ठीक है। अब तो हम लोग अलीबाबा पे जाएंगे, वहाँ से हम लोग इकट्ठा सामान लेंगे अलीबाबा के स्टोर से, किसी भी स्टोर से जहाँ पे हमें बल्क में सामान मिलेगा, इकट्ठा सामान मिलेगा, तो वहाँ से हम सामान लेंगे। वो सामान लेके हम लोग जो हमारा अपना अमेज़ॉन पे स्टोर होगा जहाँ पे हम लोगों ने सेल करना है, हम लोग वहाँ पे वो सामान शिफ्ट करवा देंगे, तो फिर वहाँ से हम लोग आगे कस्टमर को वो सामान देंगे। तो हमने अपना बिज़नेस चलाने के लिए अलीबाबा से सामान लिया, अलीबाबा का बिज़नेस है ऑनलाइन, तो उस बिज़नेस से हम लोगों ने अपने बिज़नेस के लिए सामान लिया है। ये हुई है ऑनलाइन कॉमर्स। इसको हम लोग कह सकते हैं कि B2B ई कॉमर्स। अलीबाबा का अलग बिज़नेस है, हमने अपना बिज़नेस चलाने के लिए उस बिज़नेस से सामान लिया है और हमने फिर वो चीज़ आगे कस्टमर्स को सेल की है। ये हुई है B2B ई कॉमर्स। B2B के बाद अब हम चलते हैं B2C की तरफ। B2C ई कॉमर्स, सेलिंग एंड बाइंग बिटवीन बिजनेस टू कस्टमर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा कोई भी स्टोर है, जनरल स्टोर है मेरा, ठीक है, कोई भी कस्टमर आता है, ग्राहक जिसको हम कहते हैं, वो आता है मेरे से सामान लेके जाता है, वो क्या हुआ है? कस्टमर हुआ है। और मेरा क्या है? बिज़नेस है। तो ये मेरा और उसका बीच का जो कनेक्शन हुआ है ना, ये हुआ है B2C कनेक्शन या B2C कॉमर्स, बिज़नेस टू कस्टमर, ठीक है। अब B2C ई कॉमर्स क्या होती है कि हम लोग कोई भी चीज़ ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, हम लोग दराज़ पे जाते हैं, मोबाइल वगैरह या कोई भी चीज़ हमने लेनी होती है, तो हम दराज़ पे देखते हैं, कोई जो प्रोडक्ट हमें अच्छी लगती है ना, हम उसके सप्लायर को वो ऑर्डर दे देते हैं। मतलब कि हम उसका जो ऑनर होता है स्टोर का, जो जिसका वो बिज़नेस होता है, हम उसको वो ऑर्डर दे देते हैं। तो ये हमारा और जो उसके बीच का कनेक्शन होता है, ये होता है B2C ई कॉमर्स का। इसकी एग्जांपल आप लोग दराज़ ही ले लें। दराज़ पे आप लोगों को कोई भी चीज़ चाहिए होती है, आप लोग ऑर्डर प्लेस कर देते हो, उस स्टोर के ऑनर से आप कांटेक्ट करते हो, आप उसको अपनी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हो, दे देते हो उसको डिटेल अपनी, और वो फिर जो आपकी प्रोडक्ट है वो आपका सामान आपके एड्रेस पे डिलीवर कर देता है। तो ये हुई है B2C ई कॉमर्स। ये थी सेकंड टाइप B2C। अब आ गए हैं C2C की तरफ। C2C ई कॉमर्स, सेलिंग एंड बाइंग बिटवीन कस्टमर टू कस्टमर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा कोई भी मोबाइल है, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, कुछ टाइम मैंने यूज़ किया है, तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं मोबाइल सेल कर देता हूँ, तो मैं अपने किसी दोस्त को बोल देता हूँ, ठीक है, जो भी मेरा दोस्त है, कह देता हूँ कि यार मैंने मोबाइल सेल करता है। मेरा दोस्त कहता है कि यार मुझे आपका मोबाइल ना पसंद है, आप मुझे ही सेल कर दो, दुकान पे जाओगे सेल करने, तो मैं अपना मोबाइल उसको सेल कर देता हूँ। उसने उसको अपने यूज़ के लिए चाहिए होता है ना, तो ये मेरा और जो इसके बीच का जो कनेक्शन होता है ये होता है C2C कॉमर्स।
अब C2C ई कॉमर्स क्या होती है कि माशाल्लाह से OLX हर बंदा यूज़ करता है हम में से। तो हम लोग कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, मोबाइल वगैरह, लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं, कुछ टाइम के बाद हम सोचते हैं कि यार हमने अपना हमें न्यू मोबाइल लेना है, तो हम वो अपना पुराने वाला मोबाइल सेल करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, OLX पे अपना अकाउंट बना लेते हैं, वहाँ पे फिर अपनी मोबाइल वगैरह की ऐड लगा देते हैं। वहाँ से OLX से क्या होता है कि हम कोई भी बंदा हमारा मोबाइल या हमारी प्रोडक्ट देखता है, ठीक है, मोबाइल उसको पसंद आ जाता है, तो वो वहाँ से हमारे साथ कॉन्टैक्ट करता है। कॉन्टैक्ट करके फिर वो कहता है कि जी मुझे आपकी ये प्रोडक्ट पसंद है, ये मोबाइल वगैरह मुझे पसंद आया, तो ये आप मुझे सेल कर दो। तो फिर आप और उसके आपके और उसके बीच में जो भी कनेक्शन होता है वो कस्टमर टू कस्टमर होता है, क्योंकि जो आपने चीज़ सेल की है, इस चीज़ का आपका बिज़नेस नहीं है, मोबाइल का आपका बिज़नेस नहीं है, जो आपकी इन यूज़ की चीज़ है आपने वो चीज़ सेल की, और जिस बंदे ने आगे ली है उसका अपना भी बिज़नेस नहीं है, मतलब उस बंदे ने अपने डायरेक्ट किसी बिज़नेस ने आपके साथ कॉन्टैक्ट नहीं किया, आगे किसी कस्टमर का और आपका कनेक्शन बिल्ड हुआ है। तो ये हमारे और उसके बीच में जो बॉन्ड हुआ है ये हुआ है C2C ई कॉमर्स। इसकी लाइव एग्जांपल OLX, आप सबको पता ही OLX हर बंदा ही यूज़ करता है, तो नॉर्मली इसका पता ही होगा सबको माशाल्लाह से। अब आ गए हैं जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मकसद क्या है असल में, ठीक है। इसका सबसे पहले रिडक्शन ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट। जैसे हम कोई भी शॉप खोलते हैं अपनी किसी भी एरिया में या कहीं पे भी, मैं अपनी कोई भी शॉप खोलता हूँ तो उसके लिए मुझे पहले तो, अगर मेरे पास अपनी जगह नहीं है तो हम लोग रेंट पे दुकान लेते हैं, आप लोगों को भी पता है। तो रेंट पे दुकान लेने के लिए फिर उसके बाद हम लोग अपना सामान हमने जो भी सेल करना होता है वो रख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमें मंथली उस दुकान का रेंट भी देना होता है, उस दुकान का बिल भी हमने देना होता है, और जब दुकान चल पड़ती है ठीक से तो फिर उसके लिए हमें कोई बंदा भी रखना पड़ता है जो हमारी हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो जो ई कॉमर्स है इसमें हमें इस चीज़ का कोई झंझट नहीं होता। इसमें हमें सिर्फ अपना एक स्टोर बनाना होता है, कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट पे, अमेज़ोन पे, ईबे पे, जहाँ पे भी हमने ऑनलाइन सामान अपना सेल करना होता है, बेचना होता है, तो हमें वहाँ पे सिर्फ एक स्टोर चाहिए होता है, स्टोर बनाना होता है। उसके बाद आपके पास लैपटॉप होना चाहिए और आपका इंटरनेट ठीक होना चाहिए, बस। ई कॉमर्स में ये चीज़ ज़रूरी होती है, जबकि रियल लाइफ में आप लोगों को पता ही है कि दुकान, फिर रेंट, बिल वगैरह, फिर सैलरीज़ वगैरह जो हमारे पास काम करते हैं लड़के, उनको देनी होती है। तो इस ई कॉमर्स में इन चीज़ों का किसी तरह का कोई झंझट नहीं होता। इसके बाद आ जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ बिज़नेस रिलेशनशिप। ये आप लोगों को भी पता है कि जो कस्टमर होता है, ग्राहक होता है, वो किसी भी बिज़नेस को चलाने में उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर आपका और जो कस्टमर है उसका आपका और कस्टमर का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्डिंग आपकी अच्छी होगी, आप कस्टमर को अच्छे से डील करोगे, जो भी ग्राहक आपके पास सामान लेने आता है तो वो बाद में और लोगों को भी आपकी तरफ भेजेगा कि यार यहाँ पे अच्छा सामान मिलता है, क्वालिटी अच्छी है यहाँ की, और यहाँ के बंदे भी अच्छे हैं, मैनेजमेंट भी अच्छी है, ठीक है। तो इसी तरह ई कॉमर्स पे जब हम स्टोर बनाते हैं तो ओनर हम होते हैं, जो हम कस्टमर हमसे सामान लेने आता है उसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे साथ बिल्ड होता है। हम उसको फ़ौरन जवाब देते हैं, जो भी उसको चीज़ चाहिए होती है हम उसको अच्छी क्वालिटी में वो चीज़ जब देते हैं तो वो बंदा फिर और बंदों को भी रिकमेंड करता है कि यार हाँ इस स्टोर से आप ऑर्डर करो, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है, इनकी मैनेजमेंट भी अच्छी है, उनका वे ऑफ टॉकिंग भी अच्छा है, बिहेवियर भी अच्छा है, और इन लोगों की क्वालिटी भी अच्छी है। तो वो आप लोगों का और उनका एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो जाता है, कस्टमर का और ऑनर का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब नेक्स्ट है बेस्ट कस्टमर सर्विस। जब कोई भी कस्टमर आपके पास आता है, दुकान पे आपकी कोई सामान लेने आता है, आप उसको दुकान पे खड़ा कर ही रखते हो, ठीक है, वो वेट करता रहता है, आप उसको सामान ही नहीं देते, उसकी तरफ आप फोकस ही नहीं करते हो, तो वो कस्टमर क्या करेगा, 5 मिनट रुकेगा, 10 मिनट रुकेगा, जब आप उसको वो सामान दोगे ही नहीं जिस चीज़ के लिए वो आया हुआ, वो तो चला जाएगा ऐसे ही। इससे क्या होगा, आपका कस्टमर ख़राब होगा, वो दूसरों का और कोई आपकी दुकान पर आने लगेगा तो वो बोलेगा कि यार उधर तो घंटा लगाते हैं, वो सीधे मुँह बात नहीं करते दुकान वाले भाई, तो सामान ही नहीं देते, तो फ़ायदा नहीं है उधर जाने का। ऐसे आपका इमेज, आपकी जो शॉप है, दुकान है, उसका ख़राब होगा। तो इस चीज़ के लिए बेस्ट कस्टमर सर्विस, जो आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है कस्टमर के साथ, ग्राहक के साथ, वो अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब कोई ग्राहक आपकी दुकान पे आता है, आप उसकी बात सुनो, उसके साथ अच्छे से आप डील करो, अच्छे से उसके साथ बात करो, और जो चीज़ भी उसको चाहिए होती है वो अच्छी क्वालिटी के साथ उसको आप दे दो। तो इससे आपका एक इमेज भी ग्रो होता है और वो कस्टमर फिर आगे और कस्टमर भी आप लोगों के लिए रिकमेंड करता है। तो इसी तरह ऑनलाइन जब आपके पास कोई मेल आती है, कस्टमर कोई भी क्वेश्चनिंग करता है, कोई भी रिव्यू वगैरह आते हैं, उसके बाद कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस करता है, तो आपको फ़ौरन से पहले उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि ताकि ना कस्टमर को वेट करना पड़े और जो आप लोगों की जो कस्टमर सर्विस है वो और बेटर से बेटर होती जाए। अब नेक्स्ट है फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट।
जो आपकी वेबसाइट है उसका इंटरफेस ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर को किसी तरह की भी कोई परेशानी ना हो। जैसे ही कस्टमर आप, और ये तो आप लोगों को भी पता है कि कोई भी बिज़नेस जब हम चलाते हैं तो उसके लिए हम उसकी प्रमोशन के लिए, उसको चलाने के लिए वेबसाइट की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ई कॉमर्स में हम कोई भी ऑनलाइन स्टोर अपना ओपन करते हैं तो उसके लिए हमें एक वेबसाइट भी बनानी होती है। तो आपकी जो वेबसाइट आप लोग बनाते हैं उसका इंटरफेस ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही कस्टमर वो आपकी वेबसाइट क्लिक करता है, आपकी वेबसाइट का इंटरफेस फ़ौरन उसके सामने आ जाए और जो चीज़ उसको चाहिए होती है वो सर्च करे, प्रोडक्ट सामने आई और वो ऑर्डर प्लेस करके अपना ऑर्डर ले लें, ताकि कस्टमर को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो ऑर्डर प्लेस करने में या आपकी वेबसाइट के इंटरफेस में। ये ना हो आपकी वेबसाइट में जाके पहले तो सर्चिंग वाला ऑप्शन ढूंढना पड़े, उसके बाद देखना पड़े हाँ भाई मेरी रिक्वायर प्रोडक्ट आ रही है या नहीं। तो इंटरफेस आपकी जो वेबसाइट है वो उसका फ्रेंडली होना चाहिए ताकि कस्टमर जो है वो इजीली अपनी प्रोडक्ट ले सके। इसके बाद आ जाता है इंक्रीज़ इन सेल, ठीक है। तो अब हम जब भी कोई हम नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कहीं पे भी हम स्टार्ट करते हैं तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ग्राहक को हम अट्रैक्ट करने के लिए कोई बैनर्स लगा देते हैं प्रमोशन के 70% ऑफ है, 70% ऑफ है, 50% ऑफ है, इस तरह के हम बैनर्स लगा देते हैं। और कुछ ऑनलाइन, अब जो ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग ना कूपन्स देते हैं। जब अक्सर हम लोग जब फूड पांडा पे ऑर्डर करते हैं ना तो वहाँ पे 4 से 5 ऑर्डर जब हम कर देते हैं ना तो वो उनकी रिकमेंडेड लिमिट्स होती हैं कुछ ना, कि इस टाइम पे आप इतने ऑर्डर प्लेस करो, हम आपको ये कूपन देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना। कस्टमर 3 से 4 ऑर्डर करेगा उस तरह के तो वो उनको कूपन दे देंगे, वहाँ पे उसको डिस्काउंट मिलता है, मतलब डिस्काउंट ऑफर्स होती हैं। तो इस तरह उनकी सेल भी इंक्रीज़ होती जाती है। तो हमें ऑनलाइन स्टोर पे इसी तरह अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपने स्टोर पे लाने के लिए प्रमोशंस करनी पड़ती है। डिफरेंट वेबसाइट्स पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इस तरह की प्रमोशंस करनी पड़ती है। जैसे हम लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं तो यूट्यूब पे अक्सर वीडियो चलते चलते बीच में एक ऐड आ जाता है, दराज की प्रोडक्ट का ऐड आ जाता है किसी का भी। इसी तरह फेसबुक जब ओपन करते हैं तो उसमें भी बीच में कोई ना कोई ऐड आ जाता है। तो इस तरह की हमें प्रमोशन करनी पड़ती है अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। इससे कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आप अच्छे डिस्काउंट उनको ऑफ़र करोगे, उनको डिस्काउंटेड कूपन्स आप प्रोवाइड करोगे तो कस्टमर आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा। आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो आपकी जो सेल है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करती जाएगी डे बाई डे। आगे आ जाते हैं इसके फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स। इसकी खसूसियात क्या है ई कॉमर्स की। हम लोग कोई भी दुकान बनाते हैं ना कहीं भी किसी भी एरिया में ना, तो ये होता है उस एरिया के लोगों को दुकान का पता होता है या फिर दूर थोड़ी बहुत दो किसी गांव 7 गांव वालों को उस दुकान का पता होता है ना। तो हमारी जो दुकान है ना उसकी जो हमारी दुकान की जो रीच है वो कम होती है, लिमिटेड एरियाज़ तक ही होती हैं। तो ई कॉमर्स स्टोर पे क्या होता है, अब अगर मैं वही जो मेरी दुकान की रीच थोड़े एरिया में थी ना, मैं वही प्रोडक्ट उठा के ऑनलाइन स्टोर बनाता हूँ और वही प्रोडक्ट ना मैं उस स्टोर पे डाल देता हूँ ऑनलाइन। तो उससे क्या होगा, मेरी प्रोडक्ट को एक तो कंट्री वाइज रीच मिल जाएगी, ग्लोबली रीच मिल जाती है साथ में। कोई कहीं भी दुनिया में बैठा हुआ कोई भी क्लाइंट ओपन करता है प्रोडक्ट, आगे देखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्रिकेट बैट सेल करता हूँ तो अब मैं ऑनलाइन स्टोर बना लेता हूँ अपना, क्रिकेट बैट्स वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लगा देता हूँ। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा इंसान जनाब क्लिक करता है, उसको बैट चाहिए होता है, वो वहाँ पे उसके पास लिस्ट आ जाती है सारी प्रोडक्ट्स की, बैट वगैरह जो भी होते हैं बैट। तो वहाँ पे वो मेरी प्रोडक्ट देखता है, उसको मेरी प्रोडक्ट अच्छी लगती है, वो वहाँ से ऑर्डर कर देता है। मतलब ये है कि जो भी मेरी प्रोडक्ट होती है उसको एक ग्लोबली रीच मिल जाती है, लिमिटेड एरिया से वो इन्फिनिटी लेवल तक ग्रो कर जाती है, एक्सपेंड हो जाती है वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट। इसके बाद होता है प्रोडक्ट कंपैरिजन। अब हम लोग जब भी कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं, मोबाइल वगैरह, लैपटॉप वगैरह, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले गूगल करते हैं कि यार मैंने ये चीज़ लेनी है, इसके फ़ीचर्स क्या हैं और इसकी प्राइस क्या है। मेन चीज़ प्राइस। तो हमारे पास जो भी कस्टमर आपके ऑनलाइन स्टोर पे, अब अगर हमारी दुकान होती है ना, दुकान मोबाइल वगैरह कपड़ों की दुकान लगा ले, कोई कस्टमर आता है हमारे पास, उसको सूट पसंद भी आ जाता है ना, वो फिर बहस करेगा रेट को लेके कि यार नहीं भाई इसका 2000 से आप 1500 रेट कम करो, मतलब बिला वजह की बहस हो जाती है फिर इसमें। अब ई कॉमर्स स्टोर पे क्या होगा कि आपने प्राइस फिक्स रखी हुई है, आप एक चीज़ $200 की दे रहे हो, कस्टमर आता है वो उसके पास एक कंपैरिजन होता है, वो पहले सर्च करके आया होता है, उसको आपकी चीज़ पसंद आती है, आपकी प्रोडक्ट अच्छी लगती है, ऑर्डर प्लेस करेगा वो। उसके बाद आपको ना बिला वजह की कोई बहस करनी पड़ती प्राइस को लेके। तो यहाँ पे एक
ईजी हो जाता है आपके लिए भी और कस्टमर के लिए भी। इसके बाद आ जाते हैं एडवांस पेमेंट। अब हम लोग नॉर्मली हर दुकान पे उधार वाला सिस्टम चल रहा होता है ना, कि उधार सामान दे दो, साल बाद पैसे दे दूंगा या 6 महीने बाद पैसे दे दूंगा। लेकिन ई कॉमर्स स्टोर पे ये होता है कि जैसे ही कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करता है ना, तो उसकी पेमेंट ना आपको ऑर्डर डिलीवर होने से पहले आपके पास आ चुकी होती है। तो यहाँ पे आपको पेमेंट के लिए वेट नहीं करना पड़ता, या फिर जैसे हमारे इधर रियल में होता है कि दुकान वाले घर जाके कस्टमर के बोल रहे होते हैं कि जी पैसे दे दो हमारे उधार वाले। ऑनलाइन स्टोर पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे ही कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करेगा ना, आपको ऑर्डर उसका मिल जाएगा, वो आपको पेमेंट ऑर्डर डिलीवर होने से पहले प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी बिला वजह का वेट नहीं करना पड़ता, या किसी भी तरह की कोई सिरदर्दी नहीं होती। इसके बाद आ जाते हैं रिटर्न पॉलिसी। अब काफ़ी स्टोर्स पे आप लोगों ने भी देखा भी होगा, जब हम किसी दुकान पे जाते हैं ना सामान लेने, तो दुकान वाले क्या कहते हैं कि आप ही जी या भाई जी आप ये 4 दिन यूज़ करो, 4 दिन के अंदर अगर इसमें कोई नुक्स निकला है आप चीज़ मुझे दे जाना, पैसे आपके, ऐसे बोलते हैं अक्सर दुकान वाले ना। तो ई कॉमर्स स्टोर पे यही होता है कि रिटर्न पॉलिसीज़ कुछ स्टोर की होती है। वो कहते हैं जी आप हमसे प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हो ना, तो 7 डेज़ या 12 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी हमारी है। 7 दिन या 12 दिन के अंदर अगर इस प्रोडक्ट में कोई नुक्स निकल आता है तो प्रोडक्ट आप हमें वापस करेंगे और हम आपको आपकी पेमेंट वापस कर देंगे। इससे ये होता है कि कस्टमर का जो ट्रस्ट है ना वो बिल्ड होता है कि यार अगर बंदा अपनी प्रोडक्ट की रिटर्न पॉलिसी गारंटी दे रहा है एक तरह से ना, तो वो उस प्रोडक्ट की ओब्वियसली क्वालिटी अच्छी होगी, तभी वो अगला बंदा उसकी रिटर्न पॉलिसी तक जो है ना वो ऑफ़र कर रहा है। तो आपकी कस्टमर अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाती है और यहाँ पे कस्टमर का आपको जो रिलेशन है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आपकी जो सेल है वो इंक्रीज़ होने शुरू हो जाती है। टॉप ग्लोबली ई कॉमर्स स्टोर इस टाइम दुनिया में जो टॉप 3 ई कॉमर्स स्टोर्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है अमेज़ोन है, उसके बाद ईबे है, फिर उसके बाद आ जाता है वालमार्ट, और फिर ये अलीबाबा, शॉपिफाई, दराज वगैरह, ये सब फिर आगे चलते जाते हैं ऐसे ही। व्हाट इज़ अमेज़ोन? अमेज़ोन क्या वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट वेयर एनीवन कैन सेल हिज प्रोडक्ट। अमेज़ोन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, जहाँ पे मिलियंस में लोग अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। तो इसके फाउंडर का नाम था जेफ बेजोस, ये अमेरिकन है। ओरिजिन इसका अमेज़ोन जो ओरिजिन है वो 5 जुलाई 1994 था, लेकिन जो ऑफिशियली अमेज़ोन एज ए ऑनलाइन स्टोर जो है ना वो अप्रूव हुआ था 16 जुलाई 1995 को। इसका हेड ऑफिस है जो वो यूएस से वाशिंगटन में। अच्छा, आपको ये मैं बता दूं कि जो इसका ओनर था ना, ये स्टार्ट में खुद पहले डिलीवरियां करता था, खुद जाके 10 किलोमीटर ये जो भी इसको ऑर्डर मिलता था तो उसके लिए ये खुद पहले डिलीवरियां करता था। मीन टू से कि इसकी जो इसका ओनर है इसकी भी एक मोटिवेशनल स्टोरी है। तो अमेज़ोन का जो रेवेन्यू था 2021 में वो था 469 बिलियन, और इसका जो 2020 में 2020 में जो इसकी आमदन थी ना वो थी 386 बिलियन, और फिर 2019 में वो 200 कुछ थी बिलियंस में। मतलब ये कि अमेज़ोन ईयर वाइज हर साल ज़्यादा से ज़्यादा आमदन कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अमेज़ोन ग्रो कर रहा है, लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अमेज़ोन का जो कमीशन है ईच प्रोडक्ट पे, हर प्रोडक्ट पे अमेज़ोन कितना कमीशन कर लेता है, ये लाइकली 10 to 15% है। 10 से 15% तक अमेज़ोन जो है वो हर प्रोडक्ट पे अपना कमीशन लेता है, जो भी प्रोडक्ट अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म पे सेल होती है। अब आ जाते हैं अमेज़ोन मार्केट प्लेस। किस किस कंट्रीज़ में जो अमेज़ोन जो है वो मोस्ट वाइडली, और जहाँ पे अमेज़ोन का जो रेवेन्यू है ना वो हाईली जनरेट हो रहा है। यूरोप में यूके, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन आ जाते हैं। इसके बाद एशिया पैसिफिक में जापान, इंडिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। मिडल ईस्ट में यूएई, सऊदीया और इजिप्ट आ जाते हैं। ऐसी अमेरिकाज़ में यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील। मतलब ये कि ये वो मुल्क है जहाँ पे आप अपना अमेज़ोन स्टोर बना के अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, और वहाँ से आप लोग रेवेन्यू, आमदन जो है वो जनरेट कर सकते हो, वहाँ से आप प्रॉफिट हासिल कर सकते हो। ये जो टॉप कंट्रीज़ ऐसा कह लें आप लोग जहाँ पे अमेज़ोन वाइडली अच्छी तरह से इनकम जनरेट कर रहा है, ये वो कंट्रीज़ हैं। हाउ टू सेल ऑन अमेज़ोन? अमेज़ोन पे आप लोग सेल कैसे कर सकते हैं? FBA और FBM दो तरीके हैं इसका। FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, और FBM का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। आगे आ जाते हैं जिनकी डिटेल्स की तरफ। FBA और FBM क्या है? अच्छा, FBA जो है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन में ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट जो है घर बैठे आप सप्लायर को बोलते हो, आपने यूएसए में प्रोडक्ट अपनी सेल करनी है, आप अपनी जो स्टॉक है, आपका जो ऑर्डर है वो यूएसए के अमेज़ोन के जो वेयर हाउस है उसमें शिफ्ट कर देते हो। इसके बाद आपका काम क्या होता है, आपके पास ऑर्डर आता है, आप वो ऑर्डर अमेज़ोन को डिलीवर कर देते हो, कस्टमर डिटेल उधर डिलीवर हो जाती है।
तो अमेज़ोन जो है वो पैकेजिंग वगैरह और डिलीवरी ऑन टाइम वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो अमेज़ोन की होती है, और ये मोस्ट सेफेस्ट वे होता है अमेज़ोन पे सेलिंग का, FBA। अब FBA कब वर्क करता है? योर प्रोडक्ट्स हैव हाई सेल रेट। अगर मेरी कोई शॉप है, ठीक है, अगर और मेरी शॉप की सेल वगैरह ठीक चल रही है, तो मैं अकेला अगर हैंडल नहीं कर पा रहा ना, तो मुझे किसी हेल्पर की ज़रूरत होगी। तो ऐसे ही अगर मेरा ऑनलाइन स्टोर जो है उसके लिए मैं FBA के थ्रू ये होगा कि अगर आपके पास 1000 कस्टमर 10,000 कस्टमर भी एक दिन में आते हैं, तो फिर ईजी हो जाता है उन कस्टमर्स को डील करना। आपकी सेल वेलोसिटी ज़्यादा है, आपकी आमदन जो है वो ज़्यादा है, तो आप FBA के थ्रू अमेज़ोन पे सेल कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है डोंट वांट टू फुलफिल ऑर्डर दैट योरसेल्फ। अगर आप खुद से ऑर्डर फुलफ़िल नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि जी मैं खुद से ऑर्डर नहीं देना चाहता या नहीं दे सकता, तो फिर आप अमेज़ोन के थ्रू सेल कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है डोंट वांट टू स्टोर योर प्रोडक्ट्स एट योर ओन। अगर आप अपने पास प्रोडक्ट अपनी स्टोर करना नहीं चाहते, तो फिर आप अमेज़ोन पे सेल कर सकते हो अमेज़ोन के थ्रू FBA। यू डोंट माइंड पेइंग FBA फ़ीस। अगर आप अमेज़ोन की जो चार्जिंग फ़ीस होती है वो आप अफोर्ड कर सकते हो, तो फिर आप FBA के थ्रू प्रोडक्ट अपनी सेल कर सकते हो। यू डोंट हैव सोर्स टू प्रोवाइड कस्टमर सपोर्ट। आपको जो कस्टमर के साथ फेस टू फेस जो कस्टमर वो इंटरेक्शन है ना, वो नहीं होती इसमें। फिर इसके बाद है FBM में क्या होता है? अगर आप खुद से अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, आप मतलब किसी और सर्विस से आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप अपनी सर्विस से सेटिस्फाई हो, तो आप खुद से अमेज़ोन पे प्रोडक्ट अपनी सेल कर सकते हो। अब FBM कब वर्क करेगा? इट विल वर्क इफ़ योर प्रोडक्ट्स आर नॉट सेलिंग फास्टली। अगर जैसे मेरी कोई भी शॉप है, मेरी पर शॉप की सेल कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है, मेरा अपना गुजारा अगर मुश्किल से हो रहा है, तो मैं किसी और को नहीं रख सकता, या किसी और को अपनी हेल्प के लिए नहीं रख सकता, बिकॉज उसको भी फिर चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं। तो FBM आप तब कर सकते हैं अगर आपके स्टोर की जो सेल है वो नॉर्मल है, आपके जो स्टोर की जो सेलिंग स्पीड है या जो सेल वेलोसिटी है वो ज़्यादा नहीं है, तो आप फिर अमेज़ोन FBM कर सकते हो। अगर आप खुद से चाहते हो कि जी मैं खुद से ऑर्डर फुलफ़िल करना चाहता हूँ, मैं खुद डिलीवरी दे के आना चाहता हूँ, तो फिर और ये इसमें ये होता है कि आपका कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन भी एक हो जाती है ना, तो इसमें थोड़ा सा ये बेनिफिट हो जाता है FBM में ना, कि आप डायरेक्ट कस्टमर से फ़ेस टू फेस डील कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है अगर आपके पास जो आपकी प्रोडक्ट है वो स्टोर करने के लिए स्पेस है, तो भी आप FBM के थ्रू, मर्चेंट के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, खुद से आप सेल कर सकते हो। अगर इसके बाद यू कांट अफोर्ड एक्स्ट्रा FBA फ़ीस। अगर ओबियसली अगर आपकी जो सेलिंग स्पीड है वो कम है, आपकी सेल कम है, तो आप अमेज़ोन की फ़ीस अफोर्ड नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, तो फिर आप FBM के थ्रू अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। इसमें यह है कि यू कैन ईजिली प्रोवाइड कस्टमर सपोर्ट। इसमें जो आपका और कस्टमर का जो इंटरेक्शन है ना, वो फेस टू फेस होता है, वो हेड टू हेड आपका और उसका इंटरेक्शन होता है। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि आप कस्टमर के पास डायरेक्ट और डिलीवरी करने जाते हो, तो आप कस्टमर से डायरेक्ट डील कर सकते हो, आप फेस टू फेस उस कस्टमर से डील कर सकते हो। रिव्यूज़ ऑन स्पॉट आप ले सकते हो कस्टमर से कि हमारी आप सर्विस से सेटिस्फाई हो, प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाई हो, पैकिंग से सेटिस्फाई हो, आपकी प्रोडक्ट सेफली आपके पास पहुँच चुकी है। तो इसमें ये आपको एक फ़ायदा होता है। अच्छा, FBM आप एक और तरह से भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अमेज़ोन पे स्टोर बना लिया, तो आपका USA में स्टोर है, आप USA में अगर किसी जो वहाँ पे एग्जिस्ट करती है शॉप, आप उस शॉप वाले से कॉन्टैक्ट करो, आप बोलो जी मैं आप ये प्रोडक्ट्स ना मैं आपको 1000 शर्ट्स के ना पैसे दे रहा हूँ, आप ये शर्ट साइड पे रख दो, और आप उन शर्ट्स की ना पिक्चर अपने स्टोर पे लगा देते हो। तो आप उसको बोलो जी मेरे पास जो ऑर्डर आएगा ना मैं आपको सेंड कर दूँगा, तो आप ना वो जो ऑर्डर उठा के ना उस कस्टमर तक दे के आ जाना। अब इसमें ये रिस्क होती है कि अब वो कस्टमर आपके पास ऑर्डर आता है, आप जो स्टोर की जो उस शॉप का ऑनर है ना, जहाँ पे आपने अपना सामान रखवाया हुआ है, वो जाता है ऑर्डर दे के, अब पता नहीं वो कैसी पैकिंग करेगा कैसी नहीं, कस्टमर को टाइम पे डिलीवर भी करेगा या नहीं। तो इस मामले में थोड़ा सा रिस्की होता है कि आप इधर बैठे हो, आप ऑर्डर किसी और से फुलफ़िल करवा रहे हो, मर्चेंट से, किसी और मर्चेंट से फुलफ़िल करवा रहे हो, तो उस वे में ये थोड़ा रिस्की होता है। अगर आप खुद से अपनी प्रोडक्ट, आपका घर है USA में, आप वहीं पे फिर आप इजीली FBM कर सकते हो, आप खुद से जाके अपनी प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर कर सकते हो। लेकिन FBM और FBA में अगर चूज़ किया जाए तो FBA जो है वो एक बेस्ट और सेफेस्ट वे है अमेज़ोन के स्टोर पे सेल करेंगे, क्योंकि इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। इसमें पैकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कस्टमर को टाइम पे प्रोडक्ट डिलीवर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब अमेज़ोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अमेज़ोन को आप फीस देते हैं, लेकिन आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेफली स्टोर होती है और आपकी प्रोडक्ट सेफली कस्टमर तक पहुँच जाती है अच्छी पैकिंग के साथ। आपको इसमें किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश नहीं आती है। बिज़नेस मॉडल्स ऑन अमेज़ोन पे
कितने टाइप्स के बिज़नेस हो सकते हैं, प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग। इन 3 तरह से हम लोग अमेज़ॉन पे अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं आराम से। प्राइवेट लेबल में आपकी अपनी कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट की ये है कि ब्रांडिंग भी आपके अपने हिसाब से होगी, उसका जो लेबल है वो आपकी डिमांड के मुताबिक लगेगा, उसकी जो पैकिंग है, जैसी पैकिंग आप चाहेंगे ना, उसमें पैकिंग भी आपकी अपनी मर्ज़ी से होती है, और वो प्रोडक्ट जो है वो आपके अपने नाम से रजिस्टर्ड होती है। जैसे अक्सर हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं ना, नीचे कोड बार लिखा होता है, तो वो उस कोड का स्पेसिफिक लेबल होता है, उस ओनर का जो स्पेसिफिक लेबल होता है, मतलब उस प्रोडक्ट को उस पैकिंग में, उस डिज़ाइन में कोई और बंदा सेल नहीं कर सकता। अगर कोई और बंदा उस डिज़ाइन में उस प्रोडक्ट को एज़ इट इज़, जैसे वो प्रोडक्ट है उसी तरह उठा के कोई और बंदा वहीं पे सेल करेगा, तो उसके खिलाफ फिर एक्शन भी लिया जाता है, कॉपीराइट क्लेम होता है, और अमेज़ॉन भी फिर उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है। इसमें ये होता है, आप कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करोगे, उसकी जो पैकिंग है वो आपकी अपनी मर्ज़ी से होगी, लेबलिंग जैसी आप लेबलिंग चाहेंगे उसकी लेबलिंग भी उसी तरह से होती है, और पैकिंग जिस तरह की भी आप पैकिंग करवाना चाहेंगे उस प्रोडक्ट की, उसी तरह से पैकिंग हो जाती है फिर उस प्रोडक्ट की ना। प्राइवेट लेबल में ये होता है, इसको PL भी कहते हैं मोस्टली। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो प्रोडक्ट है, इस डिज़ाइन में, इस पैकिंग में इसका एक ही ऑनर है, इस प्रोडक्ट का, इस डिज़ाइन में, इस पैकिंग में और इस नाम के साथ। अगर कोई और बंदा ना यही प्रोडक्ट ऐसे ही उठा के ना लगा देगा कि आप अपने स्टोर पे, तो उसके खिलाफ फिर एक्शन लिया जाता है, कॉपीराइट क्लेम किया जाता है, क्योंकि इस प्रोडक्ट की जो ओनरशिप है ना वो किसी एक बंदे के नाम है, और उसके अलावा कोई और बंदा ये प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता विदाउट हिज परमिशन। अब आ जाते हैं होलसेल की तरफ। होलसेल में ये होता है, जैसे अब मेरा छोटा जनरल स्टोर है, मेरी कोई छोटी सी शॉप है, करियाने की शॉप है, मैं क्या करूँगा, बिस्किट्स वगैरह ये सामान मैं किसी बड़े स्टोर से लेके आऊँगा, जो वहाँ पे होगा, चल रहा होगा, तो वहाँ से उस स्टोर से लाके ना सामान मैं अपने छोटे स्टोर पे सेल कर दूँगा। इसको होलसेल भी कहते हैं। जैसे अक्सर दुकान के ऊपर लिखा भी होता है होलसेल, या इसी तरह इस टाइप का कुछ लिखा होता है। तो अमेज़ॉन ई कॉमर्स पे जो होलसेल होती है, अमेज़ॉन पे जो होलसेल पे हम सेल करते हैं, उसका क्या होता है कि हमने किसी भी एग्जिस्टिंग बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनी फेमस एग्जिस्टिंग ब्रांड, हम लोग किसी भी फेमस ब्रांड से प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, उस प्रोडक्ट को हम फिर अमेज़ॉन पे सेल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये पुमा है, पुमा की मैंने प्रोडक्ट अपने स्टोर पे सेल करनी है अमेज़ॉन, मैं जाऊंगा पुमा वालों के पास, उनको बोलूँगा जी मैंने आपकी प्रोडक्ट ना अमेज़ॉन पे अपने स्टोर पे सेल करनी है, तो वो बोलेंगे कि आप हमसे परमिशन लेटर लें पहले, क्योंकि आप किसी भी फेमस ब्रांड की जो प्रोडक्ट है वो विदाउट हिज परमिशन, जिसके कॉपीराइट, किसी भी ब्रांड का कॉपीराइट जिसके पास है, आप उसकी प्रोडक्ट विदाउट हिज परमिशन सेल नहीं कर सकते। आपके अगेंस्ट कॉपीराइट क्लेम होता है, और फिर वो केस भी कर देते हैं इस पे ना, तो उसकी परमिशन मस्ट होती है। अब मैं पुमा वालों से प्रोडक्ट लेता हूँ, साथ में उनका परमिशन लेटर मिल जाता है, फिर मैं अमेज़ॉन वालों के पास जाता हूँ, अमेज़ॉन उनसे कॉन्टैक्ट करता हूँ अपने स्टोर पे प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए, तो उसके बाद फिर वो कहते हैं जी हमें पहले परमिशन लेटर दो उस ब्रांड का, जिस ब्रांड की आप ये प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। तो मैं उनको पुमा वालों का या जिस ब्रांड की भी मैं प्रोडक्ट सेल करना चाहूँगा उसका परमिशन लेटर दूंगा, तो अमेज़ॉन वाले फिर वो जो प्रोडक्ट है वो मेरे स्टोर पे लिस्ट कर देंगे अपने। अब इसमें ये होता है कि मैं पुमा वालों की प्रोडक्ट सेल करूंगा, मतलब मैं जिस भी ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करूंगा ना, उस ब्रांड की जो उस प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन, नाम वगैरह सारा कुछ जो होगा ना, वो उसी तरह अमेज़ॉन लिस्ट करता है, उसमें चेंजिंग नहीं करता, क्योंकि हम लोग किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट उसकी परमिशन के साथ सेल कर रहे हैं, तो हमारी अपनी वो जागीर नहीं है, हमारी अपनी वो प्राइवेट नहीं है जिसमें हम कोई चेंजिंग करवाएं। तो हम किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वो अमेज़ॉन एज इट इज़ उसी डिस्क्रिप्शन के साथ सेल करता है। अभी हमने जो प्राइवेट लेबल पढ़ा, प्राइवेट लेबल में ये होता है ना कि हमारी अपनी मर्ज़ी की डिस्क्रिप्शन होती है, हम अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह, नाम वगैरह ऐड करते हैं। लेकिन होलसेल में ये नहीं होता, हम जिस भी ब्रांड की चीज़ सेल कर रहे हैं ना होलसेल में, वो अमेज़ॉन उसी जो ब्रांड की जो डिटेल दी हुई होती है ऑफिशियल, वो उसी तरह अमेज़ॉन अपने स्टोर पे लिस्ट करता है, उसमें किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं करता है अमेज़ॉन। अब आ जाते हैं ड्रॉप शिपिंग की तरफ। सेलिंग प्रोडक्ट्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री और शिपिंग दी प्रोडक्ट, मतलब ये कि इसमें जो इन्वेंट्री, ना तो आपको इन्वेंट्री कैरी करके रखना पड़ती है और ना ही प्रोडक्ट्स को शिप करवाना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। इसमें जो ड्रॉप शिपर एक तरह से होते हैं वो होता है मिडल पर्सन, जिसको हम कहते हैं ना विचोला, सेंटर पर्सन, ये वो होता है ड्रॉप शिपर। एक कस्टमर और जो सप्लायर होता है ना उसके बीच का कनेक्शन होता है। जैसे अक्सर लोग होते हैं ना जो दो पार्टीज़ की डील करवाते हैं और बीच में अपना कमीशन ले लेते हैं ना, ये इसका ड्रॉप शिपर का एक तरह से वही रोल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, मैं एक अमेज़ॉन स्टोर से प्रोडक्ट उठाता हूँ, अपने स्टोर पे लगा देता हूँ। अमेज़ॉन के स्टोर पे वो प्रोडक्ट थी $50 की, मैं अपने स्टोर पे लगा देता हूँ $70 की। अब कोई कस्टमर आता है मेरे स्टोर पे, देखता है $70 की,
वो प्रोडक्ट ऑर्डर कर देता है और वो $70 मुझे दे देता है। अब मैंने जो प्रोडक्ट, जहाँ से मैंने प्रोडक्ट उठाई थी वहाँ वो प्रोडक्ट थी $50 की और मैंने लगाई थी 70 की, तो मैं $20 अपने पास रखूँगा, उस कस्टमर की डिटेल और वो $50 उस इन्वेंट्री का जो मालिक है, जिस स्टोर से मैंने उठाई है, मैं उसको दे दूँगा। तो वो इन्वेंट्री का जो मालिक है, जो स्टोर ओनर है, वो वहाँ से ऑर्डर जो है वो कस्टमर तक पहुँचा देगा। तो मुझे जो $20 का कमीशन मिल गया एक तरह से। तो इसमें ड्रॉप शिपिंग में जो होता है वो इसका ड्रॉप शिपर का रोल होता है, मिडल मैन का रोल होता है कस्टमर और सप्लायर के बीच में। अब हम अमेज़ोन है जो वो 15 से 20% तक मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अफोर्ड करता है या अलाउ करता है। आप अगर आप लिमिट एक्सीड करोगे तो फिर अकाउंट ब्लॉक होने के, अकाउंट डीएक्टिवेट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अब ये थोड़ा सा रिस्क इस वे में है, देखो अगर आप अमेज़ोन टू ईबे पे शिफ्ट हो गए, अमेज़ोन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करोगे तो उसमें थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, आपके अगेंस्ट क्लेम भी कर दिया जाता है ना। फॉर एग्जांपल मेरा स्टोर है अमेज़ोन का, मैं किसी ईबे वाले की प्रोडक्ट उठा के लगा देता हूँ, ठीक है, कस्टमर मेरे पास आता है, मैं ऑर्डर आगे भेजता हूँ, वो ईबे की पैकिंग के साथ सामान जाता है, क्योंकि अमेज़ोन की जो प्रोडक्ट जाती है वो अमेज़ोन की पैकिंग के साथ जाती है, ईबे की जो जाती है वो ईबे की पैकिंग के साथ जाती है, टैग के साथ ना। अब कस्टमर को प्रोडक्ट मिलेगी ईबे की, वो बोलेगा मैंने तो अमेज़ोन से वो किया था ऑर्डर, ये प्रोडक्ट मुझे ईबे से मिल रही है। तो यहाँ पे फिर जो वो ड्रॉप शिपर होता है उसका अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, उसके अगेंस्ट फिर क्लेम कर दिया जाता है, कंप्लेंट कर दी जाती है, तो वो स्टोर फिर अमेज़ोन ब्लॉक कर देता है। ये इसमें रिस्क होती है थोड़ी सी। बाकी अगर आप अमेज़ोन टू अमेज़ोन चलोगे फिर 10 to 15% प्रॉफिट मार्जिन रख के, तो वो फिर अमेज़ोन अलाउ कर देता है, फिर फेयर होता है एक तरह से ये। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेलर अकाउंट्स एंड अमेज़ोन पे कितने टाइप्स के सेलर अकाउंट्स हैं? 2 टाइप्स के, इंडिविजुअल अकाउंट्स और प्रोफेशनल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट वो होते हैं वेयर यू कैन सेल 40 और लेस प्रोडक्ट्स इन अ मंथ, मतलब आप एक से लेके मैक्सिमम जो है वो 40 प्रोडक्ट एक मंथ में अमेज़ोन पे सेल करते हैं इंडिविजुअल अकाउंट। मोस्टली लोग जो बिगिनर्स होते हैं वो इंडिविजुअल अकाउंट से ही काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट स्टार्ट में लॉन्च करनी होती है, सेल करनी होती है। तो अमेज़ोन की जो चार्जेस फ़ीस होती है ना, वो इंडिविजुअल अकाउंट पे $0.9 आती है पर यूनिट सोल्ड। मतलब अगर आप एक चार्जर सेल कर रहे हो ना, चार्जर की आपकी एक प्रोडक्ट है, आप एक चार्जर सेल करोगे, अमेज़ोन उस पर $0.9 पर वो लेगा, अपनी कमीशन फ़ीस लेगा। आप दूसरा चार्जर सेल करोगे तो फिर आप उस पर अमेज़ोन आपसे $0.9 जो है ना वो चार्जेस लेगा। तो इंडिविजुअल अकाउंट में ये होता है कि आप मैक्सिमम 40 प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, और इसमें आपको हर यूनिट सेल पे अमेज़ोन को चार्जेस फ़ीस देनी होती है, अमेज़ोन वो कट कर लेता है। अब प्रोफेशनल अकाउंट्स में ये होता है कि वेयर यू प्लान्स टू सेल मोर देन 40 प्रोडक्ट्स इन अ मंथ, इसमें एक मंथ में आप 40 या 40 से भी ज़्यादा 100 प्रोडक्ट 200 प्रोडक्ट प्रोफेशनल अकाउंट में सेल कर सकते हो। इसमें आपको अमेज़ोन को $39.9 पर मंथ जो है वो फ़ीस देनी होती है। $40 बस अमेज़ोन को देने होते हैं। उसके बाद आप जितने भी प्रोडक्ट सेल करोगे, 1000 प्रोडक्ट, 2000 प्रोडक्ट, 3000 प्रोडक्ट एक साल में, अमेज़ोन आपसे उस प्रोडक्ट का कोई भी चार्जेस नहीं लेगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जो प्रोडक्ट से मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप चार्जर सेल करते हो ना, तो 100 चार्जर एक प्रोडक्ट ही होती है वो, ठीक है। अब ऐसे ही लैपटॉप सेल करते हो आप 1000 लैपटॉप, वो एक ही प्रोडक्ट अकाउंट होती है। तो कुछ इसको लेके ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है कि यार शायद हम 40 ही आइटम सेल कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट और आइटम में ना थोड़ी कन्फ्यूज़ हुए पड़े। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि प्रोडक्ट और आइटम में थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब जो चार्जर है ना वो एक ही प्रोडक्ट है, जो 1000 चार्जर हैं वो मतलब कि जो 1000 चार्जर है वो आइटम है, प्रोडक्ट वो एक चार्जर जो है वो एक ही प्रोडक्ट है, उसके 1000 आइटम्स हैं आगे फिर ना, 1000 चार्जर 2000 चार्जर, तो ये उसके आइटम्स हो जाते हैं फिर, ठीक है। अच्छा, और ना एक वो होता है ओनर अकाउंट होता है और चाइल्ड अकाउंट होता है। ओनर अकाउंट वो होता है जिसकी ओनरशिप जिसकी एक्सेस जो होती है ना, कंप्लीट एक्सेस, वो वहाँ के उस अकाउंट के ओनर के पास होती है। और जो चाइल्ड अकाउंट होता है वो अकाउंट होता है जो ओनर अकाउंट का सब अकाउंट होता है। जो ओनर होता है ना, वो चाइल्ड अकाउंट अपने एम्प्लॉय या वर्चुअल असिस्टेंट जो भी उसके अकाउंट पे वर्क कर रहे होते हैं ना, वो उनको देते हैं चाइल्ड अकाउंट ना। ओनर अकाउंट और चाइल्ड अकाउंट में ये डिफरेंस होता है। जो ओनर अकाउंट होता है ना, उसकी कंप्लीट एक्सेस जो है वो ओनर के पास होती है, ठीक है। और जो चाइल्ड अकाउंट होता है वो सब अकाउंट होता है ओनर अकाउंट का, एक तरह से असिस्टेंट अकाउंट, जैसे हम लोग असिस्टेंट कहते हैं किसी का, तो चाइल्ड अकाउंट वो असिस्टेंट होता है एक तरह से ओनर अकाउंट का। और इसकी एक्सेस जो होती है ना, वो वर्चुअल असिस्टेंट या फिर जो एम्प्लॉय होते हैं वो उनको प्रोवाइड करता है, लेकिन इसकी कंप्लीट एक्सेस जो होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ ओनर के पास होती है। तो आज के लिए इतना ही था। फर्दर आगे वर्चुअल असिस्टेंट क्या है और
इसकी क्या क्या सर्विसेज होती हैं और सोर्सिंग वगैरह, प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स वगैरह। बाकी ये इंशाल्लाह हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।